And welcome in class. Today's lecture is about instruction set of 8051 microcontroller. पिछले जो है वो हमने बात की थी कि 8051 माइक्रोकंट्रोलर में कौन से फीचर्स हैं और कौन से इम्पोर्टेंट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं और पिन डायग्राम वगैरह ये सब। आज हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट की। कोई भी किसी से भी हमें किसी इंसान से भी अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करनी होती है तो पहले हम उसकी लैंग्वेज को जो है वो स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम किसी दूसरे मुल्क में, लेट्स सपोज कि यूएस में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें इंग्लिश आएगी तो हम कम्युनिकेट कर सकेंगे वहाँ के कॉमन लोगों से। उसी तरीके से अगर हम फ्रांस जा रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पे जो है वो फ्रेंच जो है वो बोली जाती है। तो वहाँ पे हमें रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए हमें वहाँ पे फ्रेंच सीखनी होगी, क्योंकि हमें वहाँ पे कम्युनिकेट करना होगा लोगों से, वो हमारी ज़बान नहीं सीखते समझते। तो उसी तरीके से जो मशीन होती है वो भी उनकी भी एक ज़बान होती है, जो ना कि हमारी ज़बान समझते हैं, फिर हमें उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें उनकी ज़बान समझनी होती है। तो आज हम जो है वो 8051 की जो है वो लैंग्वेज समझेंगे कि वो हम किस तरीके से उसको कमांड देंगे और किस तरीके से फॉलो करेगा, और जो है वो हमारे हिसाब से, यूज़र के हिसाब से जो है वो हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो नाउ द डेटा टाइप्स के किन तरीकों से जो है वो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ। हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर, हमें पता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज एन 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर। दैट मीन्स उसका जो प्रोसेसर है या जो उसके रजिस्टर्स हैं जिसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होती हैं, या दूसरे जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं वो जो है वो 8-बिट वाइड है। ठीक है, तो डेटा को कम्युनिकेट करवाने के लिए पैराफेरल टू योर माइक्रो कंट्रोलर, तो उसके लिए जो डेटा टाइप की फर्स्ट टाइप है वो है 8-बिट डेटा टाइप। और ये मेजॉरिटी ऑफ डेटा टाइप्स जो होते हैं वो आपके 8-बिट होते हैं, किसमें? 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। देन सेकेंड टाइप ऑफ डेटा मैनिपुलेशन आपकी बिट मैनिपुलेशन है, जिसमें हम बिट बाय बिट को भी एड्रेस कर सकते हैं। दूसरे आपके पास जो माइक्रो प्रोसेसर हैं या दूसरे जो आईसीज हैं, डिजिटल आईसीज, उसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर में ही ये ऑप्शन मौजूद है, जो कि इसकी फंक्शंस को स्पेशल बनाती है, और वो है बिट मैनिपुलेशन। कि आप अगर आपके पास एक पूरा रजिस्टर 8-बिट का मौजूद है तो उसमें आप ज़रूरी नहीं कि आप आठों के आठों बिट्स जो हैं वो चेंज करें, आप खाली एक बिट को चेंज करेंगे, बाकी 7 जो बिट्स होंगी रिमेनिंग वो तो सेम के सेम रहेंगी। फिर निबल डेटा, हम डेटा को जो है, हमारे पास 8-बिट है लेकिन हम जो है वो एट अ टाइम जो है वो निबल को चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि आपके 4-बिट डेटा, फिर वो आपकी LSB हो या फिर MSB हो। फिर है इट कैन ऑल्सो सपोर्ट 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास जो डेटा पॉइंटर है वो आपके पास 16 जो बिट का है, फिर आपके पास टाइमर मौजूद है जो है आपके 16 बिट पे काम करते हैं। तो कुछ जो है वो डेटा की टाइप्स जो हैं वो इसमें 16 बिट को भी ये सपोर्ट करता है, डेटा को। देन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, उसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए, और फिर उसको कोडिंग करने के बाद आपका जो भी ऑपरेशन है उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। प्रोग्रामिंग इन मशीन कोड इज़ वेरी डिफिकल्ट। द कोड्स आर ऑब्वियसली, आपकी जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है समझना और फिर उसको उसकी कोडिंग करना। जो कोड्स होते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े होते हैं। जैसे अगर एक ऑपरेशन हमें लिखनी है, ऐड ए कॉमा और आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर है 1000। अब यहाँ पे आपके पास एक जो है वो ऑपरेशन है ऐड, जिसमें आपको एडिशन करनी है। दूसरा जो है वो आपके पास ऑपरेंड है, जो कि डेटा है आपके पास, बाइनरी डेटा, जो कि आप ऐड करवा रहे हो एक्यूमुलेटर ए की कंटेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा, ऑपकोड के लिए अलग से आपको एक एड्रेस देनी पड़ेगी। फिर आपके पास अगर एक ऑपरेंड है तो उसकी एक
जो है वो पर्टिकुलर एड्रेस होगी, अगर 2 ऑपरेंड है तो उसका नेमोनिक जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो एक ही इंस्ट्रक्शन को आप जो है वो 3 स्टेप्स में लिखें तो वो एज कंपैरेटिवली प्रोग्रामिंग जो आप कोड लिखते हो उसके लार्जर बन जाएगा। इसलिए हम जो है वो डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि आपके पास 3 फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज मशीन कोड। मशीन कोड भी आप कर सकते हैं, आपने माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग की होगी जो कि आपके पास लेबोरेटरी में मौजूद है, किट्स मौजूद हैं। ठीक है, किट्स में आप लोग माइक्रो प्रोसेसर की किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हो आप लोग कर चुके हो, और वो प्रोग्रामिंग हमेशा आप मशीन कोड में ही करते हो। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, जब में आपका डॉस जिस तरीके से ऑपरेट होता है कंप्यूटर में, वहाँ पे आप असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हो। और हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं आपकी, सी लैंग्वेज हो गई, जावा हो गई, टर्बो, ये सारी आपकी वो लैंग्वेजेस हैं जो हार्ड लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो आप माइक्रो कंट्रोलर को इन तीनों में से किसी भी लैंग्वेज में जो है वो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जो लेफ्ट मोस्ट इंस्ट्रक्शन दी गई है वो आपके लिए मशीन कोड में, फिर आपकी जो राइट मोस्ट है वो हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्मेट में है, फिर जो मिडल में आपको एक ब्लॉक नज़र आया होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो है असेंबली लैंग्वेज। अब आपका प्रोग्राम क्या है, आपका प्रोग्राम है कि हाई लेवल लैंग्वेज में आप जैसे देखें तो जो कंटेंट्स आपकी ए में है, जो बी में है, जो रजिस्टर सी में है, उनको प्लस करके और मल्टीप्लाई कर देना है आपको डी की कंटेंट से। ठीक है, तो ये हाई लेवल अगर लैंग्वेज में आप एक प्रोग्राम बनाएंगे तो सिर्फ एक सिंगल लाइन का कोड जनरेट होगा। यही प्रोग्राम अगर आप असेंबली में जो है वो लिखेंगे, कोडिंग करेंगे, तो उसकी जो है वो लाइंस कुछ कि अगर गिने तो यहाँ से 7 लाइंस बनती हैं, और उन्हीं को ही फिर अगर आप कन्वर्ट करो किसमें, हाई लेवल जो मशीन कोड लैंग्वेज है, तो उसमें आपकी 9 लाइंस फॉर्मेट होती है। तो यहीं से आप देख लो कि जिसमें आपकी लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये यूज़ हो रही है वो सबसे कम यूज़ हो रही है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, कोई भी एक प्रोग्रामर है बनिस्बत अगर हम कंपेयर करें असेंबली और मशीन कोड्स में। असेंबली लैंग्वेज हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम जब माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम असेंबली को ही स्टडी करते हैं, तो इसलिए हम जो आगे हम करेंगे प्रोग्रामिंग तो वो भी असेंबली लैंग्वेज में होगी। लेकिन हमने जो प्रोग्राम्स किए हैं लैब में, एक्सपेरिमेंट्स में, उसमें हमने सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की है। सी लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, फिर वो माइक्रो कंट्रोलर हो या किसी रोबोट की प्रोग्रामिंग हो थ्रू माइक्रो कंट्रोलर, तो आपकी जो सी लैंग्वेज है वो जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है, जो कि आसानी से सभी को आती हो सकता है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो कुछ डिपार्टमेंट्स है उनको ना आती हो, असेंबली जो है वो कंप्यूटर्स वालों को अच्छी तरीके से आती है या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अच्छी तरीके से आती है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं, या फिर आप जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, तो उसके लिए जो है वो फिर कंफर्टेबल जो होगा वो हाई लेवल लैंग्वेज सी फॉर्मेट हो गया, क्योंकि वो इनिशियल लेवल से वो स्टडी करता आ रहा है। ठीक है, फिर ये मैं आपको बताऊंगी, आप प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, ये जब हम प्रोग्राम पढ़ेंगे तो हम इसको फिर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे वहाँ पे। हाई लेवल फॉर्मेट है जस्ट वन लाइन, उसी की एक्सप्लेनेशन है कि जो हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक लाइन का कोड है जब हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और जब हम असेंबली कर रहे हैं तो वही कोड 7 लाइंस में आ रहा है। फिर उसी को ही अगर हम किस में करें, मशीन लैंग्वेज में, तो वही कोड हमारा जो है वो 9 लाइंस पे महदूद है। तो इसलिए डेटा ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़र पे ही डिपेंड करता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ में है। फिर कंट्रोल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इफ द फॉर्मेट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ऑब्वियसली हम अगर किसी एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जिसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, हमें उसकी लैंग्वेज नहीं आती, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हम समझ नहीं सकते उसकी बात, वो हमारी नहीं समझेगा। लेकिन अगर हमें किसी के साथ हम बैठे हैं, कोई फ्रेंच है, स्पेनिश है, हमें स्पेनिश आती है, तो हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी, हमारे पास कोई बड़ी बात नहीं होगी हमें उसकी बात समझना या उसको अपनी चीज़ कन्वे करवाना।
ठीक है, तो कंट्रोलर, अगर माइक्रो कंट्रोलर की अपने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपको पता चल गई तो बहुत इजी होता है यूज़र के लिए, प्रोग्रामर के लिए, कि अपना प्रोग्राम जो है वो उस पर लिख सके। अब इसमें आपके पास 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, और थर्ड टाइप जो होती है वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो टोटल जो है वो हमारे पास 1 बाइट इंस्ट्रक्शन 49 है, उसके बाद 2 बाइट इंस्ट्रक्शन 45 है, और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन जो है वो 17 है। अब ये किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है 8051 इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, कि उसमें जो है वो 49 जो है वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है जो कि मेजॉरिटी में है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन 45 है, उसके बाद ओनली 17 इंस्ट्रक्शन जो है वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। Single byte instructions are greater in number. The reason is that execution time is direct proportional to the size of the instruction. यहाँ पे ये बात ये कह रहा है कि हमारे पास जैसे आपके पास अगर किसी फिल्म की टिकट बुक करवाने जा रहे हो, तो उसको अगर आप बताओगे कि मुझे जो है वो ये वाली फिल्म जो है वो देखनी है, और इसका मुझे ये वाला जो है वो सीट बुक करवानी है, मुझे राइट पे चाहिए, मुझे लेफ्ट पे चाहिए, मुझे जो है वो वीआईपी चेयर चाहिए, वो बात करो। या आप डायरेक्ट एक जाके बंदे को बोलो कि भाई मुझे जो है ये मूवी देखनी है, फिर मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मुझे कोई भी सीट जो है वो अवेलेबल हो जहाँ पे इजीली वो मुझे दे दो। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो जहाँ पे बात ज़्यादा होगी, इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, वहाँ पे टाइम जो है वो भी ज़्यादा लगेगा, और जहाँ पे कम बात होगी, कम इंस्ट्रक्शन होंगी, तो वहाँ पे आपका टाइम जो है वो टाइम लिमिट भी जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे जो सिंगल इंस्ट्रक्शंस की ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका जो टाइम होगा, इंस्ट्रक्शन का साइज होगा, वो भी जो है वो टाइम होगा, टाइम कम होगा। फिर शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस हैव लेसर टाइम टू एग्जीक्यूट। ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस कम है तो उसको टाइम भी कम होगा, और हमारे पास जो आउटपुट है वो हमें जल्दी मिल जाएगा। 8051 provides total of 111 instructions. Out of 64 instruction can execute only one machine cycle. यहाँ पे कि ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, हमारे पास मशीन साइकिल होगी तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हमारे पास जो एली सिग्नल होते हैं वो 2 सिग्नल होते हैं जिसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करती हैं। तो अगर हमारी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी तो एक एली सिग्नल हमें चाहिए होगा, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी तो हमें 2 जो है वो एली सिग्नल्स चाहिए होंगे। कुछ हमारे पास 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो उसमें हमें मशीन साइकिल्स की ज़्यादा, अगर 4 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो ऑब्वियसली उसमें हमें ज़्यादा मशीन साइकिल्स चाहिए होंगी। तो 8051 जो है वो उसमें जो है वो 111 इंस्ट्रक्शंस होती हैं टोटल, जिसमें से 64 इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं सिर्फ एक ही मशीन साइकिल में। फिर 45 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपकी 2 मशीन साइकिल में जो है वो इंस्ट्रक्शन होती है, एंड कुछ जो होती हैं जिसमें आपकी 2 से ज़्यादा होती हैं, जिसमें 4 बाइट इंस्ट्रक्शंस हो गई, जिसमें मल्टीप्लाई हो गया, आपके ऑपरेंड भी हो गया उसमें, सॉरी आपके पास ऑपरेंड जो है वो आपके पास क्वेश्चन भी आ गया, आपके पास डिवाइडेंड भी आ गया। तो उसमें आपके पास क्या होता है, आपके पास जो डेटा होता है वो आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आपको सेव करना है, तो उसके लिए आपके पास जो मशीन साइकिल होंगी वो ज़्यादा होंगी, और इंस्ट्रक्शंस का जो क्या कहते हैं जो फॉर्मेट होगा या लेंथ होगी वो भी ज़्यादा होगी 1 बाइट या 2 बाइट इंस्ट्रक्शन से। Then concept of the opcode and operand in an instructions. Concept of the opcode operand in an instruction. फिर obviously instruction जो होती हैं उसमें आपके पास एक opcode होता है, दूसरा operand होता है। opcode क्या होता है? ऑपरेशन, कि आपको कौन सी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करनी है, उसी का ही कोड। और operand क्या होता है कि किस पे परफॉर्म करनी है आपको वो ऑपकोड ऑपरेशन, आया रजिस्टर है या आया इमीडिएट डेटा है, क्या चीज़ है जिस पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। इंस्ट्रक्शन इन द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर इन द न्यूमेरिक फॉर्म। ऑब्वियसली हमारे पास जो हम प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो हमारे पास निमोनिक फॉर्म में होता है, मीन्स के जो आप कहना चाह रहे हो, ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, उसी का ही जो है वो शॉर्ट फॉर्म। तो अगर एडिशन है तो एडिशन हम पूरा फुल नहीं लिखेंगे, एडिशन के लिए हमें निमोनिक जो होता है वो ADD हमें मिला हुआ होता है। ठीक है, और AD इज फॉर डबल डी इज यूज फॉर
adding two registers, contents of two registers or data at a particular register या at a particular memory address, उनको हमें ऐड करना है। तो इस तरीके से फिर है इट सेव्स द रिजल्ट बैक इनटू एक्यूमुलेटर। हमें पता है कि जो भी आपका मैनिपुलेशन होगी, डेटा अर्थमेटिक हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो, उसके बाद जो आपकी फाइनल रिजल्ट होगी वो जाके टेम्पररी तौर पे जो है वो आपके रजिस्टर जो एक्यूमुलेटर ए होता है उसमें जाके आपके कंटेंट्स ऐड होती हैं। फिर उसका जो स्टेटस होता है या फ्लैग्स होते हैं वो जाके आपका शो होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर में। आपके पास माइक्रो प्रोसेसर में आपने कंडीशन कोड रजिस्टर पढ़ा होगा, यहाँ पे जो आपका रजिस्टर यूज होता है वो होता है आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के। आपका जो प्रोग्राम है उसका अभी जो रिजल्ट आया है उसका पर्टिकुलर स्टेटस क्या है। फिर जो नेक्स्ट फिगर शोज दी कंपोनेंट्स ऑफ कोर्स एंड ऑपरेंड फॉर एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं जिसमें आपको बताया गया है कि ऑपकोड किस तरीके से होगा, ऑपरेंड कितना कैसे होगा। एंड असेंबली इंस्ट्रक्शन हैज टू कंपोनेंट्स एंड ऑपकोड एंड ऑपरेंड। आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज में आपके पास डेटा दो टाइप्स के होते हैं और एक आपका ऑपकोड होता है, दूसरा ऑपरेंड होता है। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास जो अपर मोस्ट लेफ्ट मोस्ट जो है वो आपके पास ब्लॉक है जिसमें आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है मूव ए कॉमा आर एन। अब आर एन यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने कहा था कि आपके पास जो डेटा आपका मैनिपुलेट होता है उसके लिए आपके पास बैंक्स होते हैं जिसमें आपका डेटा जो है वो टेम्पररी तौर पर सेव होता है। फिर आप वहीं से डेटा जो है वो उठाते हो। आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी होती है तो वहीं से आप डेटा को टेम्पररी स्टोर भी करते हो और वहीं से आप डेटा उठा भी सकते हो। तो रजिस्टर्स जो है वो एन यहाँ पे जो है वो स्टार्ट फ्रॉम 0 to 7 क्योंकि 8 बिट रजिस्टर है, 8 बिट आपका बैंक होता है। तो इसमें टोटल जो रजिस्टर्स होते हैं वो 8 रजिस्टर्स होते हैं और 8 में से आपका जो नंबर स्टार्ट होगा 0 to 7। अब यहाँ पे कंटेंट है कि किसी भी रजिस्टर में से आपने डेटा उठाया उसको एक्यूमुलेटर ए की कंटेंट से आपको क्या करना है, वहाँ पे मूव करवाना है। मूव मीन्स के डेटा जो रजिस्टर में पड़ा हुआ है उसको मूव कराना है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर ए में। सो अब जो ऑपकोड होगा वो क्या होगा, मूव ए। ये क्या है आपका ऑपकोड। तो हमारे पास अगर 8 बिट इंस्ट्रक्शन है तो हमारे पास जो है वो डेटा बिट्स की जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं उसको, बिट्स को 8 बिट्स को। कुछ बिट्स जो है वो आपकी ऑपकोड के लिए होंगी, कुछ बिट्स जो है वो आपकी जो है वो किसके लिए यूज होंगी, फॉर ऑपरेंड। अगर उसमें सिर्फ एक ऑपरेंड है तो आपके पास सिर्फ एक ही जो है वो ब्लॉक होगा। आपके पास दो ऑपरेंड है, यहाँ पे हम दो ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड आपका जो है वो रजिस्टर है और दूसरा ऑपरेंड जो है वो एक्यूमुलेटर है। मीन्स इनको आपस में क्या करना है, इनको मूव करा के जो रिजल्ट ऑटोमेटिकली जो सेव होगा वो आपका जाके एक्यूमुलेटर ए में सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बिट इंस्ट्रक्शन है। फिर आपके पास कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शन होती है जैसे आपकी नो ऑपरेशन है। नो ऑपरेशन मीन्स के कोई भी आपका जो है वो ऑपरेंड यूज ही नहीं हो रहा। तो ऑपरेंड यूज नहीं हो रहा तो आठों के आठों बिट्स जो होंगी वो आपकी ऑपरेशनल कोड के लिए ही जो है वो यूज की जाएंगी। फिर जो है वो नीचे आप देखो लेफ्ट मोस्ट, तो वहाँ पे है आपके पास मूव ए कॉमा और यहाँ पे डेटा दिया गया है। यहाँ पे आपको साइन नज़र आ रहा होगा हैश का। तो ये साइन जो है वो जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर इमीडिएट डेटा। इमीडिएट डेटा मीन्स कि यहाँ पे आपको किसी जो डेटा है उसके लिए आपको किसी रजिस्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी मेमोरी लोकेशन के पास नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट डेटा पड़ा हुआ है। जैसे अगर मेरे पास बाइनरी डेटा है 01000, तो अब वो इसी फॉर्मेट में आपके पास डेटा पड़ा होगा जो कि आपको मूव करना है किसमें, एक्यूमुलेटर में। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट 5 बिट्स हैं वो आपकी यूज़ हो रही हैं फॉर ऑपकोड और जो आपकी 3 बिट्स है रिमेनिंग 8 बिट में से वो आपकी जा रही है ऑपरेंड कोड ए के लिए। बाकी जो ऑब्वियसली डेटा आपके पास जो होगा वो आपके पास 8 बिट डेटा होगा क्योंकि आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका साइज 8 बिट है। तो यहाँ पे जो डेटा मैनिपुलेशन होगी वो भी आपकी मेजॉरिटी जो है वो 8 बिट डेटा ही है। तो उसके लिए हमें अलग से 8 बिट चाहिए होगा ऑपरेंड के लिए, जो कि ऑपरेंड हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डेटा। ठीक है, तो अगर रजिस्टर होता तो हमारे पास सिर्फ 3 बिट्स जो है वो हमारे पास होती फॉर ऑपरेंड, पर अगर हम डेटा हम इमीडिएट डेटा ट्रांसफ़र करें तो उसके लिए हमें फिर 8 बिट का चाहिए होगा। और यहाँ पे आपका जो देखो कि आपका जो कोडिंग होगी वो 8 बिट की नहीं होगी, वो होगी आपकी 16 बिट की।
फिर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपकी जंप, कैरी, इफ नॉट कैरी, और फिर उसमें आपके पास जो है वो RN है, फिर आपके पास डेटा है, उसके बाद फिर आपके पास एक इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑपरेंड है, तो 3 ऑपरेंड के लिए आपके पास जो है वो यहाँ पे आप 16 बिट नहीं चाहिए होंगी आपको, जिसमें आपको 8 बिट और भी चाहिए होंगी 24 बिट्स, जहाँ पे आपको 3 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन का डेटा आ गया। आगे ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आगे हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि ऑपकोड क्या है। ऑपकोड मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑपकोड क्या कहलाता है। आपका ऑपरेशन कोड होता है कि आपको क्या चीज़, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, तो वो आपके पास होती है। और ऑपरेशंस जो होती हैं, जो कोडिंग होती है, वो हमेशा नेमोनिक फॉर्म में की जाती है, किसमें आपके असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, एड ए कन्वर्टेड, यही सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो जो आपको मैंने फिगर एक्सप्लेन की, उसी की ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की दी गई है। थोड़ा इसको स्टडी कर देना। One will have opcode for add register into the accumulator and another for add immediate, not that। यहाँ पे वही चीज़ के कुछ ऑपरेशन कोड होते हैं जिसमें डेटा जो है वो रजिस्टर में पड़ा हुआ होता है, कुछ जो है वो आपके पास ऑपरेशंस ऐसी होती है जहाँ पे जो आपका डेटा होता है वो आपका इमीडिएट डेटा होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली डेटा उठा के और जाके आप मूव करवा लो, ऐड करवा लो, सेपरेट करवा लो। और कहाँ पे आपके रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, तो कहाँ पे आपकी इनडायरेक्ट जो है वो एड्रेसिंग की जाती है, कहाँ पे आपकी डायरेक्ट एड्रेसिंग की जाती है, ये भी आगे हम स्टडी करेंगे। देन ऑपरेंड, ऑपरेंड मीन्स के ऑपकोड तो ऑपरेशन तो होगी, लेकिन ये ऑपरेशन करना क्या है, आया आपके पास जो डेटा होगा इमीडिएट होगा, कोई रजिस्टर होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, ऑपरेंड आपका डिसाइड करता है। द CPU मोस्ट ऑफन नीड्स आल्सो एन ऑपरेंड ऑर्डर टू परफॉर्म द ऑपरेशंस एज पर द ऑपकोड। The operations are performed on the source or some sources in the defined operands of the instruction। फिर ऑब्वियसली आपको सोर्स चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए। आपके पास सोर्स कौन सा होगा, सोर्स हमेशा आप जो है वो नेमोनिक के साथ लगाते हो, और सॉरी डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन हमेशा आपके नेमोनिक के साथ लगता है, और जो सोर्स होता है वो हमेशा आपका जो है वो इंस्ट्रक्शन के एंड में लगता है। जैसे आपकी यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है ऐड ए R5, तो R5 इज अ सोर्स और ए क्या है आपका डेस्टिनेशन है, कि R5 के कंटेंट्स जो है वो एक्यूमुलेटर ए में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। फिर जो आपका डेटा, जो आपका एडिशन के बाद जो आपका डेटा आ रहा है वो जाके एक्यूमुलेटर ए में ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेव होगा। उसको हमें अलग से इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जाके सेव हो जाएगा इन एक्यूमुलेटर ए। इफ़ यू आर यूजिंग 8051 इंटेल 8051। इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, हमने पहले भी स्टडी किया था अबाउट नेक्स्ट फिगर। हाँ जी, यहाँ पे फिगर है, जब हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को हम स्टडी कर रहे थे, तो हमने क्या कहा था कि 12 टोटल जो है वो पल्सेस जनरेट करता है हमारा क्लॉक, और पॉजिटिव और नेगेटिव पल्सेस को मिला के जो है वो हमारी टोटल 12 पल्सेस से 6 स्टेट्स जनरेट होती हैं, और फिर उन्हीं 6 स्टेट से जो है वो एक मशीन साइकिल हमारी जो है वो जनरेट होती है, जिसमें ALE 2 सिग्नल होते हैं। अब अगर कोई इंस्ट्रक्शन हमारी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी तो सिर्फ एक ALE सिग्नल जो है वो यूज़ होगा। अगर 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए जो है वो हमारी जो है वो दूसरा ALE सिग्नल भी जो है वो यूज़ होगा। अदरवाइज एक, अगर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो एक ALE सिग्नल जो है वो यूज़ होगा, दूसरा जो है वो यूज़ नहीं होगा। और 2 ALE सिग्नल हमेशा आपके एक मशीन साइकिल में होते हैं। तो अगर हमारी जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है या 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो सिर्फ उसमें एक मशीन साइकिल जो है वो यूज़ होगी। अगर 2 बाइट से ज़्यादा है, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे थे कि 4 बाइट इंस्ट्रक्शन होती हैं, तो उसमें हमारे फिर एक मशीन साइकिल यूज़ नहीं होगी, 2 मशीन साइकिल यूज़ होंगी। और बेसिकली मशीन साइकिल क्या होती है, मशीन साइकिल आपकी होती है कि कितने टाइम में आपकी जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है, पर सेकेंड या मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड। अब यहाँ पे हमने स्टेट्स लिए हैं 6 स्टेट्स, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो 10 पे पावर होगा वो कौन सा होगा, 6 होगा। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, जब इसी को ही हम कन्वर्ट करेंगे टाइम में, तो टाइम आपका रेसिप्रोकल है, तो वो क्या हो जाएगा 10 पावर -6। दैट मीन्स कि 1 माइक्रो सेकेंड में हमारी एक मशीन साइकिल जो है वो एग्जीक्यूट करती है। और अगर हमारी जो डेटा है या इंस्ट्रक्शन है जो कि 2 बाइट नहीं है, 2 बाइट से ज़्यादा है, 3 बाइट है, 4 बाइट है, तो दैट मीन्स उसमें जो है वो 1 माइक्रो सेकेंड से ज़्यादा लगेगा, 2 माइक्रो सेकेंड उसमें लगेगा।
An instruction cycle is the cycle in which the steps take place for fetching an instruction and for executing the instruction. Execution के लिए, interpretation के लिए जो time लगता है उसको हम क्या कहते हैं? Instruction cycle. An instruction needs a minimum of one cycle. मिनिमम एक साइकिल होती है और मैक्सिमम इसमें 2 साइकिल्स होती है इफ यू आर यूजिंग 8051 माइक्रो कंट्रोलर. तो एक हमने इंस्ट्रक्शन यूज किया एड AR5, तो उसके लिए हमें जो है वो 8 बिट इंस्ट्रक्शन है, तो ऑब्वियसली सिर्फ एक एली जो है वो सिग्नल हमें चाहिए होगा, लेकिन ऑब्वियसली मशीन आपकी साइकिल जो होगी वो एक मशीन साइकिल में आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी. दूसरा हमने एग्जांपल में किया था कि ऐड ए इमीडिएट डेटा, वो आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो ऑब्वियसली 2 एली सिग्नल होंगे, लेकिन आपकी जो मशीन साइकिल यूज होगी इस डेटा के लिए, इस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, वो आपकी एक मशीन साइकिल ही होगी, लेकिन एली सिग्नल्स आपके 2 इसके लिए जनरेट होंगे. फिर हमने यही बात की थी प्रीवियसली के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जब आप करते हो तो उसमें आपकी 1 बाइट 2 बाइट से काम नहीं चलता, फिर उसमें आपकी जो है वो ज़्यादा बाइट्स आपकी यूज़ होती हैं, तो उसमें ऑब्वियसली मशीन साइकिल भी जो है वो ज़्यादा यूज़ होगी. A cycle consists of 1 microsecond because one class has 6 states having 12 pulses of 2 alternate phases. ये हमने बताया. फिर time for execution of an instruction cycle helps in estimating the time need for execution. वही बात कि अगर एक मशीन साइकिल होगी तो हमारा 1 माइक्रोसेकंड यूज होगा, अगर 2 मशीन साइकिल की यूज होंगी तो उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 माइक्रोसेकंड. ऑब्वियसली जितनी आपकी बात बड़ी होगी, लंबी होगी, उतना ही जो है वो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा. जितनी बात आपकी छोटी होगी उतना ही टाइम एग्जीक्यूशन जो है वो कम लगेगा. प्रोग्राम एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ड्रीम्स. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक सेट होता है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं. फिर वो इंस्ट्रक्शंस हम इनपुट करें, आउटपुट हमारे पास कोई आए, हम यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है. और जो है वो इंस्ट्रक्शन जस्ट ये होती है कि आपके प्रोग्राम को करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम इनिशियल स्टेप टू द फाइनल स्टेप. प्रोग्राम इज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. एक इंस्ट्रक्शन का भी आपका प्रोग्राम हो सकता है और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन से मिलके भी आपका एक प्रोग्राम जो है वो जनरेट होता है. फिर है प्रोग्राम में कॉल, रूटीन, सब रूटीन. अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे लिख रहे हो, उसमें एग्जीक्यूशन हो रही है, 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, बीच में आपने सब रूटीन कोई भी आपने एक इंटरप्ट किया, तो वो प्रोग्राम क्या होगा आपका, जाके स्टैक में थोड़ी देर के लिए सेव हो जाएगा. आप दूसरा प्रोग्राम जो है वो रन करोगे, उसके बाद वो प्रोग्राम हो जाएगा. उसके बाद फिर से स्टैक में जो आपका प्रोग्राम प्रीवियसली आप कर रहे थे उसको फिर से लेके फिर आप उसको दोबारा से करना स्टार्ट कर देते हो. तो सब रूटीन भी आपका एक प्रोग्राम होता है जिसको हम सब प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है. एड्रेसिंग मोड से मुराद है कि आप किस तरीके से एड्रेस कर रहे हो. अब इससे मुराद ये कि आपको एक मैनेजर से मिलना है. अब मैनेजर किस चीज़ का मैनेजर, बैंक का मैनेजर, किसी स्कूल की मैनेजमेंट टीम का मैनेजर, कोई यूनिवर्सिटी में आपको किसी मैनेजमेंट का आपको मैनेजर देखना है, आपको जो है वो किसी इंडस्ट्री में जाना है उसके मैनेजर से मिलना है. ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो एड्रेस करना होगा ना. आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि जाओ एक मैनेजर उससे जाके मिलो. ऑब्वियसली आपको उसकी डिटेल देनी होगी. अब उस डिटेल का तरीका जो है वो एड्रेसिंग मोड्स में कहलाता है. और आपके जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, इट सपोर्ट्स 5 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स. इसमें आपके रजिस्टर एड्रेसिंग हो गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग हो गई, रजिस्टर इनडायरेक्ट, इमीडिएट एड्रेसिंग, या फिर लास्ट जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है. अब इसमें जो आपका ऑपरेंड होता है उसकी ये टाइप्स दी हुई हैं कि जो आपका ऑपरेंड है वो कहाँ पे है. फर्स्ट इज रजिस्टर एड्रेसिंग. आया ऑपरेंड जो है वो किसी रजिस्टर में मौजूद है, या फिर आपने कोई एड्रेस दिया है, आपने कोई रजिस्टर नहीं दिया, आपने कोई मेमोरी लोकेशन दी है जहाँ पे आपका ऑपरेंड पड़ा हुआ है और उस पर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, तो वो आपकी डायरेक्ट एड्रेसिंग कहलाती है. फिर आपकी इमीडिएट एड्रेसिंग जहाँ पे आपको इमीडिएट डेटा मिला हुआ हो, जहाँ पे आप इमीडिएटली उसको आप कोई भी परफॉर्म करो ऑपरेशन जिस पे. फिर है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से मुराद ये है कि आपने इनडायरेक्टली किसी को एड्रेस किया. लेट्स से कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप जाके अपने डिपार्टमेंट के चेयरमैन से मिलो,
तो वो क्या होगा, डायरेक्टली आप कहाँ जाओगे, चेयरमैन से जाके मिलोगे और जो भी आपका काम है वो आपको बताओगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, चेयरमैन के पास नहीं, आपको पहले जो है वो आपके जो क्लास हैं, सुपरवाइज़र हैं, पहले उनसे जाके पूछना है, वहाँ से पूछ के फिर आपको जाके अपने चेयरमैन से मिलना है। तो ये क्या होगा, जहाँ तो आप चेयरमैन के पास ही गई हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं जा रहे, आप इनडायरेक्ट थ्रू अदर सोर्स आप चेयरमैन से जाके मिल रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फिर ये बेस्ट रजिस्टर इंडेक्स रजिस्टर, वो भी आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में भी शामिल होता है। फिर है एड्रेसिंग मोड्स, वही जो मैंने आपको बताया कि एड्रेसिंग मोड आपके 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज रजिस्टर, देन इमीडिएट, डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की ये कुछ टाइप्स हैं जहाँ पे आपको डॉटेड डैशेस मिले हुए हैं, तो दैट मीन्स के ये आपके 8051 में नहीं होते। जो सॉलिड ब्लॉक है वो आपका सिर्फ जो है वो होता है 8051 में, बाकी आपके किन माइक्रो कंट्रोलर्स में होते हैं, किन में नहीं होते, डिपेंड करता है माइक्रो कंट्रोलर की टाइप पे। देन डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि जो आपका ऑपरेंड होता है वहाँ पे आपकी एड्रेस होती है स्पेसिफाई। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रही होगी सेकंड पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस द एड्रेस बाय 8 बिट इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। आपको जो 8 बिट का डेटा होता है उसकी एड्रेस जो है वो डायरेक्टली स्पेसिफाइड की जाती है इंस्ट्रक्शन में। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मूव R590H। अब यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है, आपका 90H है, जो कि किसी रजिस्टर का या पर्टिकुलर मेमोरी की एक एड्रेस है जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ होगा। वो डेटा आपको मूव कराना है, डेस्टिनेशन यहाँ पे क्या है, रजिस्टर R5। ठीक है, फिर ये मूव R5 P1। अब P1 क्या है, एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जिसको हम पोर्ट P1 के नाम से भी हम इसको देते हैं। तो 90H जो है वो पोर्ट 1 की एड्रेस है, जहाँ पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो जाके मूव हो कहाँ पे, रजिस्टर 5 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा आपका डायरेक्टली डेटा नहीं आ रहा, पर्टिकुलर एक एड्रेस बताई गई है कि इस एड्रेस पे आप जाएंगे, वहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, वही जाके मूव होगा रजिस्टर 5 में। अब ये वही बात होगी कि आपको चेयरमैन, मैं आपको कहूँ कि आपको मेहरान डिपार्टमेंट जाना है, वहाँ पे जाके मैकेनिकल डिपार्टमेंट के चेयरमैन से मिलना है। अब आपको नहीं पता कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के चेयरमैन की ऑफिस किधर है, ऑब्वियसली आप यही पूछोगे मुझे नहीं पता। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाओगे वहाँ पे एक गार्ड मिलेगा, ठीक है, बाहर दरवाजे पे, उस गार्ड से आपको पूछना है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का चेयरमैन किधर है, उससे जाके आपको वहाँ पे मिलना है। तो अब क्या करोगे, पहले जाओगे उस एड्रेस पे, एड्रेस पे जो कंटेंट्स लिखी होगी वो जाके मूव होगी पर्टिकुलर आपके एड्रेस पे। तो आप यहाँ पे हम डायरेक्ट एड्रेस में क्या कर रहे हैं कि जो ऑपरेंड है, सोर्स है, वहाँ की हम डायरेक्ट एड्रेस बता रहे हैं कि एड्रेस पे जाके जो कंटेंट्स होंगे वो मूव होंगे रजिस्टर 5 में। फिर है द मोड इज कॉल्ड बिकॉज द सोर्स ऑपरेंड इज फ्रॉम द एड्रेस स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। जो मोड है वो उसमें क्या है, आपकी डायरेक्ट एक एड्रेस जो है वो एज अ सोर्स आपकी यूज़ हो रही है। अब इसमें जो है वो आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल में पोर्ट यूज़ की जो कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। आगे मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, तो वही जो है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो है वो इस मोड में यूज़ होते हैं। इसके अलावा और कोई रजिस्टर यूज़ नहीं होता किसमें, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, इफ यू आर यूजिंग 8051 microcontroller. Instruction for this SFRs have only the direct addressing mode. स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को सिर्फ हम इसी मोड में ही यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ करने का और कोई मोड नहीं है। इंटरनल रैम बिटवीन 7 is accessible। ऑब्वियसली हमने बताया था कि इंटरनल रैम का कुछ हिस्सा होता है जिनको हम 128 GB रैम को हम जो है वो 128 बाइट्स, सॉरी GB नहीं, 128 बाइट्स ऑफ रैम को हम 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, दूसरा जो है वो बिट एड्रेसेबल के लिए यूज़ होता है, तीसरा जो है वो यूज़र के लिए अवेलेबल होता है कि यूज़र इसको किस तरीके से यूज़ करे। तो अब वो जो आपकी जहाँ पे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स मौजूद हैं, वो जो मेमोरी का हिस्सा है, वो मेमोरी का हिस्सा आप इस एड्रेसिंग मोड में यूज़ करते हैं। फिर बिट एड्रेसेबल है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की, ये जो है वो क्या कहते हैं, क्वालिटी होती है कि उसको हम एज अ बिट बाय बिट भी एड्रेस कर सकते हैं। तो ये बाइट एड्रेसेबल भी है और
बट एड्रेसेबल रजिस्टर भी है क्योंकि इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स यूज हुए हैं। फिर है रजिस्टर एड्रेसिंग। ऑब्वियसली यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि रजिस्टर को हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। वहाँ पे जो सोर्स था डायरेक्ट एड्रेसिंग में, वहाँ पे हम रजिस्टर की एड्रेस दे रहे थे। अब वहाँ पे पीछे आप देखो कि यहाँ पे 90H है, यहाँ पे हम P1 नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हम जो P1 है उसकी जो एड्रेस है उसी को ही इस मोड में स्पेसिफाई करेंगे। अगर आपको इसमें P0 या P2 जो है वो यूज करनी है तो उसकी पर्टिकुलर यहाँ पे सोर्स पे आपको एड्रेस डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर एड्रेस करना है। अब रजिस्टर आप कोई से भी कर सकते हो, आपके पास मौजूद है फ्रॉम R0 टू R7। टोटल आपके पास 4 बैंक्स हैं। कोई भी एक बैंक जो है वो आप यूज़ करोगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि हम बैंक 0 यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की जो 2 बिट्स हैं वो आपकी 00 होनी चाहिए, तब बैंक 0 सेलेक्ट होगा। उस बैंक 0 में से के जो 8 रजिस्टर हैं R0 से R7 तक, कोई भी रजिस्टर आप इस मोड में यूज़ कर सकते हो। अदर रजिस्टर लाइक A, B एंड C आर यूज। इसके अलावा आपके पास एक्यूमुलेटर A है, एक्यूमुलेटर B है, वो भी यूज़ कर सकते हो। और C आप कब यूज़ करोगे, जब आप लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो आपका जो एक्यूमुलेटर या डेस्टिनेशन जो रजिस्टर होता है वो हमेशा आपका कैरी फ्लैग या C कैरी बिट जो है वो यूज़ की जाती है फॉर बिट मैनिपुलेशन। यू कैन एक्सेस AB रजिस्टर एज 2 बाइट रजिस्टर पे। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम एज अ पेयर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपकी ऑब्वियसली पर जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स जो एग्जीक्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शन पर इंस्ट्रक्शन वो आपकी बढ़ जाएंगी। फिर डेटा पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डेटा पॉइंटर भी आपका 16 बिट रजिस्टर है तो उसमें भी आपको 2 बाइट्स डेटा चाहिए होंगी फॉर हायर ऑर्डर बाइट एंड फॉर लोअर ऑर्डर बाइट। फिर ADR5 इज द जो आपकी एग्जाम्पल है रजिस्टर की कि R5 जो है वो आपका रजिस्टर है। रजिस्टर 5 में जो कंटेंट्स हैं वो जाके ऐड होंगी एक्यूमुलेटर A में। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो डायरेक्टली आपका रजिस्टर यूज़ हो रहा है, कोई एड्रेस यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। पर यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं। अब ऊपर वाला जो है डायरेक्ट मीन्स के H जो है वो हेक्साडेसिमल यहाँ पे जो है वो नंबर शो कर रहा है। हेक्साडेसिमल आपकी जो मेमोरी है यहाँ पे वो आपकी जो यूज़ होती है वो हेक्सा नंबर्स में यूज़ होती है। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो हमने डायरेक्ट एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया है। तो सोर्स एड्रेस है जहाँ पे आपकी कंटेंट्स पड़ी हुई है और एक्यूमुलेटर A जो है वो डेस्टिनेशन है। फिर इनडायरेक्ट वे, ये जो एट द रेट आपको नजर आ रहा है, एट द रेट जो है वो साइन है इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट मीन्स के फिर मैं आपको बताती हूँ इनडायरेक्ट जब स्टार्ट हो। एंड देन फिर नेक्स्ट है R7A मीन्स कि हमारा सोर्स जो है वो R7 है, रजिस्टर है कोई, और जो डेस्टिनेशन है वो भी एक रजिस्टर है। फिर इमीडिएट है। इमीडिएट, अब ऊपर डायरेक्ट और इमीडिएट में क्या डिफरेंस है कि डायरेक्ट में जो है वो भी सेम है, नीचे भी सेम है, लेकिन इमीडिएट में एक चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पे आप हैश का साइन यूज़ कर रहे हो। अब हेक्साडेसिमल तो आपका एड्रेस भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल आपका नंबर भी हो सकता है, ठीक है, डेटा आप खुद भी हो सकता है। तो जहाँ पे आपकी हैश का साइन होगा, सिग्नल होगा, दैट मीन्स कि वो क्या है, आपका आपका डेटा है। और जहाँ पे हैश यूज़ नहीं होगा, साइन यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे आपकी डायरेक्ट एड्रेस है। तो इमीडिएट या डायरेक्ट एड्रेस को हम इस तरीके से जो है वो इसका डिफरेंस हम मालूम करते हैं। जहाँ पे भी हैश का साइन आएगा वहाँ पे मीन्स कि आपका डेटा इमीडिएट डेटा है जो कि आप इमीडिएटली 35H मीन्स के 35 इज एन हेक्साडेसिमल नंबर जो कि ऐड हो रहा है एक्यूमुलेटर A की कंटेंट्स में, ठीक है। सो दैट योर सोर्स इज योर इमीडिएट डेटा एंड डेस्टिनेशन इज योर एक्यूमुलेटर। देन इनडायरेक्ट एड्रेस। इनडायरेक्ट एड्रेस क्या है, एट द रेट, वही मैंने आपको कहा ना इनडायरेक्ट एड्रेस से क्या मुराद है कि इनडायरेक्टली आप कहीं पे भेज रहे हो कि यहाँ पे जाके फिर आपको वहाँ पे जो है पर्टिकुलर एड्रेस मिलेगी। इनडायरेक्ट से मुराद ये है कि अब यहाँ पे एक एड्रेस है पीछे एड ए, जो सेकंड है एड ए कॉमा एट द रेट ऑफ R0। अब आपको क्या चाहिए, ऐड करनी है, डेटा ऐड करना है ना, तो आपको क्या चाहिए, डेटा। अब डेटा क्या है, आपको किस तरफ जाना है डेटा के लिए, पहले जाना है रजिस्टर R0। R0 क्या है, R0 रजिस्टर पे जाके आपको एड्रेस फाइंड आउट होगा, वो एड्रेस जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये डायरेक्ट क्या करता है, इनडायरेक्टली एड्रेस पता है जहाँ पर डेटा पड़ा हुआ। जैसे मैंने आपको कहा कि आप चौकीदार के पास जाओगे, चौकीदार के पास क्या पड़ा हुआ है, चेयरमैन का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो चौकीदार क्या करेगा, उस ऑफिस में जाके
आपको ऑफिस का पता देगा जहाँ पे जो है वो चेयरमैन है, फिर उस चेयरमैन से आपको बात करनी है कि मुझे जो है वो अपना प्रोग्राम जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपका पूरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एट द रेट जहाँ पे आएगा मीन्स के इनडायरेक्ट एड्रेस है, और दूसरी क्या होगी इनडायरेक्ट एड्रेस में, जहाँ पे आपका जो है वो रजिस्टर होगा। रजिस्टर इनडायरेक्टली वहाँ पे जो कंटेंट्स पड़ी हुई डेटा पड़ा होगा, लेट सपोज कि R0 पे डेटा पड़ा हुआ है 7F, तो 7F क्या है, एड्रेस है, वो एड्रेस जहाँ पे आपका मेन डेटा पड़ा हुआ है जो कि ऐड होगा कहाँ पे, एक्यूमुलेटर ए की कंटेंट्स में। तो इसके लिए जो है वो हम दो ही रजिस्टर यूज करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेस मोड में, जो कि एक रजिस्टर है R0, दूसरा रजिस्टर है R1। इसके अलावा और कोई भी रजिस्टर यूज नहीं होता। जब ये हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इसकी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भी दूंगी कि कितनी कितनी इंस्ट्रक्शंस है। फिर ये हम इंस्ट्रक्शन दूसरे रजिस्टर पे भी अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि एरर आता है या नहीं, इसको हम आगे प्रोग्रामिंग में भी वेरीफाई करेंगे। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में जो है वो ये पॉइंट जो है वो आप लोगों को नोट करने की है कि इनडायरेक्ट एड्रेस में क्या होती है कि आपको इनडायरेक्टली रजिस्टर पे जो है वो एड्रेस पड़ी हुई होती है, वो एड्रेस जहाँ पे आपका डेटा एक्चुअल पड़ा हुआ है वो जाके आपको एड करना है, मूव करना है, उस पर कोई भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो वो रजिस्टर जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज होंगे वो एक R0 है, दूसरा R1। फिर तीसरा, बाय यूजिंग स्टैक पॉइंटर यू कैन ऑल्सो परफॉर्म इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। स्टैक पॉइंटर भी यूज होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में, जहाँ पे आपकी दो इंस्ट्रक्शन यूज होंगी, एक होगी पुश और दूसरी होगी पॉप। ठीक है, ये सबको पता होगा। कैन एक्सेस एक्सटर्नल डाटा मेमोरी, ये तो इंटरनल मेमोरी को हम एक्सेस कर रहे हैं। हम जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी को भी हम कर सकते हैं, जिसमें हमारी 16 बिट्स यूज़ होती हैं, और उसमें जो आपके लिए जो रजिस्टर यूज़ होगा वो कौन सा होगा, डेटा पॉइंटर। R0 R1 मीन्स कि R0 टू R7 हमारे पास 8 रजिस्टर हैं। 8 में से सिर्फ आपके ये 2 रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर R2 इनडायरेक्ट के लिए यूज़ करोगे तो आपको इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा स्टैक पॉइंटर फिर डेटा पॉइंटर, ये 2 रजिस्टर्स हैं, जो कि स्टैक पॉइंटर में तो आपकी 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, पुश एंड पॉप, एंड डायरेक्ट DPTR इज यूज्ड फॉर if you will use external memory to specify some data of the external memory by using data pointer register, जो कि हमारे पास 16 बिट का है, तो वो हमारे पास वो यूज होगा। कंसीडर मूव ए एट R0। अब मैंने वही बताया कि इसकी क्या मीनिंग है कि मीन्स R1 पे जो है वो आपके एड्रेस पड़ी हुई है, उस एड्रेस पे जाके आपको कंटेंट्स मिलेंगी, जो कि कंटेंट्स आपको मूव करवानी है कहाँ पे, डेस्टिनेशन, जो कि रजिस्टर है एक्यूमुलेटर ए। ठीक है, इमीडिएट एड्रेसिंग मैंने यही बताया कि जो आपका सोर्स ऑपरेंड होगा वहाँ पे जो है वो आपके पास हैश का साइन होगा। दैट मीन्स कि ये डेटा है, आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, ये क्या है, एक डेटा है। अब यहाँ पे 8 है, मीन्स कि 8 जाके एक्यूमुलेटर में ऐड होगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट में। अब यहाँ पे हैश 08 हो गया। अब 08 अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि क्या है, ये हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा ऐड के बाद है, लेकिन यहाँ पे ऐड ए के बाद कॉमा होगा, देन हैशटैग 08। और 08 के बाद आपका ये डेटा हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है, डेसिमल में। तो H जब यूज़ करेंगे यहाँ पे तो यही नंबर हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। जब हम इसी को ही आखिर में D देंगे, D का सिंबल या D का अल्फ़ाबेट, तो नंबर ये जो है वो डेसिमल हो जाएगा। और अगर हमें बाइनरी नंबर 00110 कोई भी बाइनरी नंबर यूज़ करना है, तो उसके लिए लास्ट में फिर आपको स्पेसिफाई करना होगा B, क्योंकि 01001 ये नंबर जो है वो बाइनरी भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। तो यू मस्ट स्पेसिफाई एट द एंड ऑफ द सोर्स डेटा, इमीडिएट डेटा, ये जो है वो आपके पास ये डेटा किस फॉर्म में है, बाइनरी में है, हेक्साडेसिमल में है, डेसिमल में है, या फिर आपके पास बाइनरी में। ठीक है, और यही जो है वो आपका डेटा जो है वो इमीडिएट कहलाता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन सेट, कुछ क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो है, किस टाइप की इंस्ट्रक्शंस जो है वो यूज़ होती हैं आपके पूरे इंस्ट्रक्शन सेट में। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ CPU कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग, शो द क्लासिफिकेशन इंस्ट्रक्शन इट इज एज फॉलोज। फर्स्ट टाइप जो है वो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में जो है वो आपकी मूव
जो है वो कमांड यूज होती है। फिर इसमें कितनी टाइप्स है ये आगे हम पढ़ेंगे। बूलियन वेरिएबल मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपकी बिट मैनिपुलेशन होती है, बिट बाय बिट आपका डेटा जो है वो एक्सेस होता है या चेंज होता है। फिर थर्ड टाइप जो है वो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें आपकी एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिवीजन हो गई। फिर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, जिसमें आपकी एंड, और, नॉट, नॉड, एक्स और, एक्स नॉर। फिर प्रोग्राम फ्लो, जिसमें आपके कुछ कमांड्स होती हैं, जंप, जिसमें आपकी लूप्स चलती हैं, ठीक है। फिर इंटरप्ट फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आप इंटरप्ट सब रूटीन देते हो, सब प्रोग्राम कॉल करते हो विद इन अ प्रोग्राम, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट यही टाइप है, फिर उसी की ही अर्थमेटिक की यही ब्रांचेस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। सॉरी, ये टोटल जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया कि टोटल हमारी 6 जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अब जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कस्ड दिस टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।